Assalamu alaikum. This is the 19th lecture for the series LSM 733 Production Operations Management, and I am Usman bin Saif. This lecture is a repetition of what we learned in the last lecture. Since the last lecture was very important, it was about the economic order quantity, production order quantity, and the quantity discount model. There are three kinds of independent demand inventory models which are used to manage inventory. One of them is economic order quantity, the other one is production order quantity, and the third one is quantity discount model. All the three methods, models are very important. They are used in the industry. So that is why I thought of revising the same thing which we learned in the last lecture. Since in the last lecture we overviewed all the three models. Now in this lecture I'll go through the details of production order quantity and quantity discount model. The economic order quantity model has already been discussed in detail in the last lecture. I'll revise the other two and then we'll move on to probabilistic models and safety stock. How do we calculate our safety stock, and then on terms of probability, how do we account for our inventory? And then we will talk about the fixed period systems. What are fixed period systems? So this is the agenda for today's session lecture. Production order quantity model. Before starting with the production order quantity model, I'll give you a quick review on the economic order quantity model. Economic order quantity model was about determining the economic order quantity that we should order every time, and then we also looked at the calculations of how many times should we order during the year. हमने उसमें एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि अगर हमारी एनुअल डिमांड 1000 यूनिट्स है, 1000 यूनिट हमारी एनुअल डिमांड है, हमें होल्डिंग कॉस्ट भी दी हुई है, सेटअप कॉस्ट भी दी हुई है. होल्डिंग कॉस्ट से हमारी मुराद है वेयर हाउस चार्जेस, हमारे उसके अलावा जितनी ब्रेकेज है, पिलफ्रेज है, उसके अलावा और जो हमारे वेजेस हैं, सैलरीज हम दे रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे होल्डिंग कॉस्ट हैं. सेटअप कॉस्ट हमारी होती है किसी भी प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए, उसको प्रोडक्ट को मैंने एक मशीनरी की एग्जांपल हम लेते रहे कि अगर मशीनरी को स्टार्ट करना है तो मशीनरी को स्टार्ट करने के लिए पहले उसको ऑयल चेंज करना है, उसमें फ्यूल डालना है, उसमें इंक डालनी है, फिर प्रिंटिंग प्रेस मशीनरी चलेगी. इसी तरह एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए ऑर्डर की और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, उसी तरह लीड टाइम है, ये सारी चीज़ें मिला के सेटअप कॉस्ट बन जाती है. सो नो हमने एक डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल कि जी 1000 अगर हमारी एनुअल डिमांड है तो व्हाट शुड वी डू. क्या हमें 1000 यूनिट एक दफ़ा ही, अब देखें पूरे साल में जनवरी से दिसंबर तक आपको यूनिट चाहिए, आपको कोई भी स्पेसिफिक कमोडिटी चाहिए. लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी मेरी एक टक शॉप है जिसके ऊपर मैं कोका कोला की बॉटल सेल करता हूँ. कोका कोला की बॉटल्स अब मुझे मेरी पूरे साल की कितनी डिमांड है, कितनी सेल होती है. अगर मैं कहता हूँ पूरे साल में 1000 बॉटल सेल होती हैं तो इसका मतलब है 1000 इज माई एनुअल डिमांड. नाउ मेरी होल्डिंग कॉस्ट भी है. अब मैं अगर 1000 बॉटल्स इकट्ठी ला के शॉप पे नहीं रख सकता, मुझे उसके लिए कोई वेयर हाउस, कोई एक्स्ट्रा शॉप भी लेनी पड़ेगी, उसका रेंट, ये सारी होल्डिंग कॉस्ट है. फिर जब मैंने ऑर्डर करने के लिए या मंगवाने के लिए, वो सारी मेरी सेटअप कॉस्ट है. तो अब एक तरीका तो ये है कि जो मुझे पता है पूरे साल के अंदर मेरी जो है डिमांड 1000 यूनिट है, मैं साल के शुरू में ही ऑर्डर प्लेस करता हूँ एक दफ़ा और 1000 यूनिट्स ख़रीद के मैंने अपने जो वेयर हाउस शॉप है वहाँ पे रख लिए. जितनी जितनी मुझे मेरी सेल होती जाती है उतनी बॉटल्स मैं ला के अपनी शॉप पे रखता जाता हूँ, सेल करता जाता हूँ.
लेकिन 1000 बॉटल्स को रखने के लिए भी मुझे बहुत बड़ी स्पेस रिक्वायर्ड है। उस जितनी बड़ी स्पेस होगी उतना रेंट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जितनी रेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसके अलावा मुझे वहाँ के टैक्सेस, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें भी मुझे उतनी ज़्यादा पे करनी पड़ेंगी। सो यहाँ मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि पहले महीने में कुछ साल में 2 दफ़ा मैं ऑर्डर कर लूँ, 3 दफ़ा ऑर्डर कर लूँ, 4 दफ़ा ऑर्डर कर लूँ, जैसे जैसे मेरे पास ख़त्म होते जाए वैसे वैसे मैं ऑर्डर करता जाऊँ। सो इसको इस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हम मॉडल यूज़ करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करके बताता है कि ऑप्टिमम लेवल क्या है हमारा ऑर्डर करने का। हमने EOQ का एक फार्मूला देखा था, Q स्टार से हमने EOQ को हम डिफाइन कर रहे थे कि डिनोट कर रहे थे, और हमने कहा था कि जी हमारा ये फार्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को जब हमने कैलकुलेट किया तो 200 यूनिट्स। तो अगर 200, उसका मतलब है कि हर दफ़ा जब मैंने ऑर्डर प्लेस करना है तो कम से कम 200 का मैंने, या मैक्सिमम 200 का मैंने ऑर्डर प्लेस करना है। तो मेरी सेटअप कॉस्ट और मेरी होल्डिंग कॉस्ट मिनिमाइज, सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को मिला के इसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो मेरी उस पॉइंट के ऊपर टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। इसका मतलब है ज़्यादा देर चीज़ें मुझे होल्ड भी नहीं करनी पड़ेंगी, ज़्यादा देर मुझे सेटअप भी नहीं करनी पड़ेगी, और उसकी वजह से मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है 200 यूनिट्स में। तो इसका मतलब है कि मुझे साल में 5 ऑर्डर्स कम से कम प्लेस करने पड़ेंगे 1000 की डिमांड को मीट करने के लिए। दैट वाज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मोस्ट इकोनॉमिक एफिशिएंट ऑप्टिमम क्वांटिटी क्या है ऑर्डर करने की। सिंस अब हमने वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हमने जब बात की थी, मॉडल डिस्कस किया था, तो उस वक्त हमने देखा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो हमारे कमोडिटी बेस, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और उसके अंदर फिनिश गुड्स, तीनों के लिए यूज़ होता। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज हैं, प्लस मेंटेनेंस इन्वेंट्री के लिए भी यूज़ होता है, 4 डिफरेंट इन्वेंट्रीज के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हमारा इन्वेंट्री प्रोडक्शन टाइप हो, इसका मतलब कि हम साथ साथ प्रोड्यूस करते जाएं, साथ साथ सेल करते जाएं, जैसे जैसे प्रोड्यूस करते जाएं साथ साथ उसके साथ साथ सेल करते जाएं। कैसे हो सकता है? ऐसा होता है जिस तरह हम कह सकते हैं कि बुकिंग सिस्टम जो होता है, बुकिंग सिस्टम, आपने कोई भी काम, आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, जिस तरह हम कहते हैं कि जी कार परचेज़ करनी है हमने पाकिस्तान में, तो प्रोसीजर है कि यू गो टू द कंपनी, सुजुकी गाड़ी परचेज़ करनी है, सुजुकी कंपनी के पास जाते हैं और आप उन्हें गाड़ी बुक करा देते हैं, पैसे दे देते हैं, तो वो आपको क्या करते हैं कि गाड़ी प्रोड्यूस करके दे देते हैं, गाड़ी असेंबल करते हैं, आपको दे देते हैं। तो इसका मतलब है जैसे जैसे गाड़ी प्रोड्यूस हो रही है वैसे वैसे सेल भी होती जा रही है। यूज्ड व्हेन इन्वेंट्री बिल्ड्स अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। इन्वेंट्री बिल्ड्स अप कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद इन्वेंट्री बनती है, गाड़ी उसके बाद फिनिश गाड़ी उसके प्रोड्यूस होती है और फिर आपको डिलीवर की जाती है। यूज्ड व्हेन यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड साइमल्टेनियसली। यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड साइमल्टेनियसली, कि इकट्ठे हम उसको एक दफ़ा प्रोड्यूस करें और साथ सेल किए जा रहे हैं, साथ साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, साथ साथ सेल हुए जा रहे हैं। आपने जाके सुजुकी गाड़ी बुक कराई, उन्होंने आपको प्रोड्यूस करके दी, बिल्ड की, प्रोड्यूस की और आपको सेल कर दी। ये ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये बेसिकली ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का मतलब है, आप ये देखें इसके ऊपर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे इन्वेंट्री लेवल है, एक्स एक्सिस पर टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, आप इन्वेंट्री बिल्डअप कर रहे हैं, गाड़ियां आप असेंबल करते जा रहे हैं, तो आपकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिल्डअप होती जा रही है।
इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री ये होती है कि आपके पास, अगर मैं कहता हूँ सुजुकी कंपनी की फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्या है, तो सुजुकी कंपनी मुझे बताएगी कि जी मेरी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 500 गाड़ी हैं, 500 कार्स हैं जो उसके पास फिनिश्ड फॉर्म में खड़ी हुई हैं, रेडी फॉर सेल है। तो इन्वेंट्री लेवल क्या होगा? इन्वेंट्री लेवल होगा कि 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5, 8, 10, 15, 20 प्रोड्यूस्ड विद टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है एक और गाड़ी प्रोड्यूस होगी, एक और गाड़ी प्रोड्यूस होगी, तो अब ये क्या हो रहा है कि विद टाइम आपका लेवल इंक्रीज कर रहा है। आप देखें जीरो से, देखें जीरो से विद टाइम टी आपने टाइम गुजरा तो आपने एक मैक्सिमम एक इन्वेंट्री लेवल ऐसे करके इन्वेंट्री लेवल बिल्ड कर लिए। उसके बाद क्या है? डिमांड पार्ट ऑफ द साइकिल विद नो प्रोडक्शन। उसके बाद आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे लेकिन वो अपने जो इन्वेंट्री बिल्डअप की उसको सेल कर रहे हैं। फिर वो इन्वेंट्री खत्म हो गई, फिर आपने इन्वेंट्री बिल्डअप की, फिर उस इन्वेंट्री को आपने यूज किया। इसी तरह उसके बाद फिर आपकी इन्वेंट्री ज़ीरो हो गई, फिर आपने इन्वेंट्री को बिल्डअप किया और इन्वेंट्री साथ साथ सेल करते गए। तो आप इन्वेंट्री बिल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बिल्ड किए जा रहे हैं, इन्वेंट्री आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसके बाद इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में आप साथ साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ साथ सेल कर रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कहा था कि क्यू नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी, उससे पिछले में भी, जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैंने आपसे डिस्कस किया था तो मैंने आपको कहा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं Q स्टार से। Q स्टार से हम क्यों डिनोट कर रहे थे? इस वजह से कर रहे थे क्योंकि हमने 3 मॉडल्स देखने हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ना है, प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ना है, और डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल पढ़ना है। तीनों मॉडल्स के लिए हम नंबर ऑफ Q जो है वो हम कंसिडर करते हैं कि जी ये नंबर ऑफ क्वांटिटी पर ऑर्डर है, नंबर ऑफ क्वांटिटी पर ऑर्डर। इकोनॉमिक ऑर्डर में भी हमने देखा था कि हमें कितने ऑर्डर हम कितना ऑर्डर हम करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट रिड्यूस होगी। या एफिशिएंट ऑर्डर, नंबर ऑफ एफिशिएंट ऑर्डर क्या है कि एक ऑर्डर में 50 गाड़ियाँ जो हैं ऑर्डर करनी चाहिए या 60 गाड़ियाँ ऑर्डर करनी चाहिए। एक ऑर्डर में 50 टायर ऑर्डर करने चाहिए या 200 टायर ऑर्डर करने चाहिए। ये हमारा एक ऑर्डर था, ऑर्डर क्वांटिटी है, जो कि हमने ऑर्डर क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की थी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी। अब ऑर्डर क्वांटिटी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी में भी, और ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे हम क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल में भी। सो Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर। H क्या है? हमारी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है। T इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द टाइम प्रोडक्शन रन्स इन डेज। T क्या है? जितने दिन प्रोडक्शन होती है उतने दिन डेज के अंदर ये टाइम है। P इज इक्वल्स टू डेली प्रोडक्शन रेट, कि एक दिन में कितनी गाड़ियाँ हम प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन रेट क्या है। और D इज इक्वल्स टू डेली डिमांड, यूजेज रेट, कि डेली डिमांड कितनी है या सेल कितनी है, यूज़ कितने हो रहे हैं, आपके जो इन्वेंट्री वो कितनी यूज़ हो रही है। सो एवरेज एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंट्री लेवल into holding cost per unit per year, average inventory level into holding cost per unit per year। और annual inventory level, अब हमने annual inventory देखा, maximum inventory level divided by 2। maximum inventory level comes to total produced during the production run minus total used during the production run। So annual inventory holding cost, annual inventory holding cost को का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंट्री लेवल इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। अब आपको होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर ऑलरेडी गिवन है, हमने जो ऊपर डाटा देखा इसके अंदर आपको गिवन है। एवरेज इन्वेंट्री लेवल गिवन नहीं है, तो एवरेज इन्वेंट्री लेवल का आपका क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल डिवाइडेड बाय 2। अब मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन, जो कि P है, डेली प्रोडक्शन रेट इनटू टाइम,
माइनस टोटल यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन, डेली डिमांड इनटू टाइम। सो इस फार्मूले से हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा, जो कि आप पुट करेंगे एवरेज इन्वेंट्री लेवल के फार्मूले में। एवरेज इन्वेंट्री लेवल को आप पुट करेंगे एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में, तो आपके पास एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल टोटल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन माइनस टोटल यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन। तो टोटल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे डेली प्रोडक्शन रेट इंटू टाइम, टोटल यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन, डेली डिमांड इंटू टाइम। तो PT माइनस DT, however Q is equals to total produced, quantity is equals to total produced, इसका मतलब है PT, thus T is equals to Q by P। अगर हम इसी को रीअरेंज करें तो T is equals to Q by P। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, P Q by P माइनस D Q by P is equals to Q1 माइनस D by P। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का हमने फॉर्मूला देखा था कि जी टोटल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन माइनस टोटल यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन। अब टोटल प्रोड्यूस्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्शन रेट इनटू टाइम और माइनस डेली डिमांड इनटू टाइम, PT माइनस DT। लेकिन और हम साथ ये भी कहते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी है, हम मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल जो है वो हमारा क्वांटिटी है ना, इन्वेंट्री लेवल कितना मैक्सिमम होना चाहिए, वो क्वांटिटी हमारी जो है उसे हम कह सकते हैं टोटल प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ये कंसिडर कर रहे हैं कि जितने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने सेल भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, जितने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको यूज़ भी कर रहे हैं, जितने प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे सेल भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो ऑर्डर क्वांटिटी है Q है वो हमारी वही है जो कि टोटल प्रोड्यूस्ड है, जितना हमने प्रोड्यूस किया वही हमारी अब हमने देखना तो एक्चुअली ये है इस मॉडल के थ्रू कि हम कितना प्रोड्यूस करें, तो Q हमने फाइंड करना है। तो Q बेसिकली क्या है, PT है कि जो Q वो क्वांटिटी जो हमने प्रोड्यूस करनी। सो अगर हम इसको रीअरेंज करें, T इज इक्वल्स टू Q बाई P, Q बाई P, और इस हम T की ये जो हमारे पास था PT माइनस DT, PT की जगह P इंटू T की जगह आप Q बाई P इंसर्ट कर दें, माइनस DT था, D की जगह D आप D मल्टीप्लाइड बाय T की जगह फिर आप इंसर्ट कर दें Q बाई P। तो इट कम्स टू Q, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस D बाई P। Q हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस D बाई P। होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल डिवाइडेड बाय 2। होल्डिंग कॉस्ट हमने क्या कहा था, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल डिवाइडेड बाय 2 इंटू H। इसमें अगर हम यही इक्वेशन हम मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल की जो हमारे पास ऊपर आई है विच इज़ Q ब्रैकेट 1 माइनस D बाई P ब्रैकेट क्लोज, तो इसको हम अगर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, इसके अंदर इंसर्ट करें, तो हमारे पास आ जाती है इक्वेशन Q बाई 2 ब्रैकेट 1 माइनस D बाई P ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई H। नाउ सेटअप कॉस्ट, setup cost is equals to D by Q multiplied by S। holding cost is equals to 1 by 2 HQ 1 minus D by P। ये 1 by 2 H multiplied by Q ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट D by P, ये हमारी पिछली जो हमने स्लाइड के ऊपर ड्राइव किया था होल्डिंग कॉस्ट को, ये वही इक्वेशन है। सो अगर हम इस इक्वेशन में सेटअप कॉस्ट को भी सब्स्टिट्यूट कर दें, कैसे, हमने कहा था कि हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, या हमने कहा था हमारी टोटल कॉस्ट उस वक्त मिनिमम होती है जब हमारी सेटअप कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए। सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को इक्वल कर दें तो उस पॉइंट के ऊपर, उस क्वांटिटी के ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट जो होता है वो मिनिमम होती है। सो वही हम एजम्पशन यहाँ पे भी जो हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ली थी, वही अगर हम यहाँ पे भी इसको एज्यूम करें, फिट इन करें, तो क्या होगा, सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट। तो दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाता है Q स्टार P इज इक्वल टू 2DS, 2 D इज हमारे एनुअल डिमांड, S इज इक्वल टू सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाई H, H इज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर ब्रैकेट 1 माइनस D बाई P। This is the formula for production order quantity model.
दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। ये फॉर्मूले की बेसिकली डेरिवेशन आपको मैं समझा रहा था कि किस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। जी, सबसे पहले हमारे पास थे फॉर्मूला था एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट का, विच वॉज एवरेज इन्वेंट्री लेवल इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। तो अब एवरेज इन्वेंट्री लेवल को कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल किससे आता है? टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन माइनस टोटल यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन, पीटी माइनस डीटी। अब हमने फर्दर मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल पीटी माइनस डीटी को हमने सब्स्टिट्यूट किया, टी की जगह हमने क्यू बाय पी कर दिया। सिंस हमने कहा कि जो है टोटल प्रोड्यूस्ड इट इज पीटी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू पीटी, हमने क्यू फाइंड करना है ना, क्यू इज इक्वल टू पीटी। तो क्यू अगर हम इसको रीअरेंज करें तो टी इज इक्वल टू क्यू बाय पी। तो हमने मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल के फॉर्मूले में पी मल्टीप्लाइड बाय टी की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्यू बाय पी, माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय टी था, टी की जगह हमने फिर क्यू बाय पी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस डी बाय पी, क्यू कॉमन ले लिया, 1 माइनस डी बाय पी आ गया। अब होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। अब मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल को होल्डिंग कॉस्ट के फॉर्मूले के अंदर हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और जब हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट की इक्वेशन आ गई, सेटअप कॉस्ट की ऑलरेडी हमें पता है डी बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाय एस है, तो हम एज्यूम हमने किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी, प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल दोनों में हम एज्यूम करते हैं कि हमारी जो सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट है, जिस पॉइंट के ऊपर, जिस क्वांटिटी के ऊपर वो दोनों इक्वल हो जाएं, उस पॉइंट के ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, सबसे कम टोटल कॉस्ट उस पॉइंट पे होती है। Taking the same assumption and substituting this assumption into these equations, हम क्या करते हैं, सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को इक्वल करते हैं, तो इसको फर्दर ड्राइव करें तो हमारे पास प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल का फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। We use this formula to calculate production order quantity model. अब प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है क्या, कितना ऑप्टिमम लेवल हम प्रोड्यूस करें कि उतना हमारा साथ साथ साइमल्टेनियसली सेल भी हो जाए। अब इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिमांड इज 1000 यूनिट्स, सेटअप कॉस्ट $10 है, होल्डिंग कॉस्ट 0.5 पर यूनिट पर ईयर है, 8 यूनिट्स पर डे हमारे प्रोडक्शन रेट है, और डेली यूजेज जो है वो 4 यूनिट्स पर डे है। तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन और द फॉर्मूला वी गेट 282.8 और 283 हब कैप्स, कि अगर हम इतनी हब कैप्स हम प्रोड्यूस करें तो वो साइमल्टेनियसली हमारी सेल भी हो जाएंगी और हमारी टोटल कॉस्ट भी मिनिमाइज होगी। ये हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की में जब हम इन मॉडल्स की बात करते हैं तो हम इन मॉडल्स को यूज ही इसलिए करते हैं कि वी वांट टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। नोट, D is equals to 4 is equals to D by number of days the plant is in operation, 1000 by 250, 250 days हैं आपके year में। When annual data are used the equation becomes, पहले तो हमने देखा था कि इसमें हमने कहा था कि यूनिट्स पर डे 8 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे पर डे और 4 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे थे पर डे। अब अगर हम डेली की बजाय एनुअल हम उस पर चले जाएं, डेटा के ऊपर चले जाएं, एनुअल डेटा यूज करें, तो हमारा ये फॉर्मूला जो है कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। 2DS 2 इंटू डिमांड इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट ब्रैकेट 1 माइनस एनुअल डिमांड रेट डिवाइडेड बाय एनुअल प्रोडक्शन रेट। पहले इस सेम फॉर्मूले में क्या था, D बाई पी था, डिमांड रेट बाय प्रोडक्शन पर डे रेट था, दिस वाज पर डे रेट। अब क्या है हमारे पास, दिस इज द सेम फॉर्मूला, सिर्फ उसमें एनुअल डिमांड रेट आ जाएगा। पहले हमने फॉर्मूला वही रहेगा, उसके अंदर पहले पर डे बेसिस पे कर रहे थे, अब हम एनुअल बेसिस पे कर रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल। क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल,
पहला मॉडल था हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में बताता था कि हम किस तरह से अपनी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और किस क्वांटिटी लेवल पे किस क्वांटिटी लेवल पे हम अपनी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और कितना हमें ऑर्डर करना चाहिए, किस क्वांटिटी को आपको ऑर्डर करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक योर इन्वेंट्री लेवल ऑप्टिमम, और उस क्वांटिटी लेवल के ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट भी मिनिमाइज होती है। प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल आपको क्या बताता है कि वो आपको क्वांटिटी लेवल जो आप प्रोड्यूस करें जिस पे आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो रही हो, टोटल कॉस्ट जहाँ पे मिनिमाइज हो रही है उतना, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल की एजम्पशन ये है कि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली उसको उतना कंज्यूम भी कर रहे हैं या सेल भी कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल आपको ये बताता है कि आप कितना प्रोड्यूस करें तो आपकी टोटल कॉस्ट भी मिनिमाइज होगी और वो उतना प्रोड्यूस करेंगे वो सेल भी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल। Reduced prices are often available when larger quantities are purchased. Common phenomenon, आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ ख़रीदें, किसी भी दुकानदार से आपने पेप्सी की 10 बोतलें ख़रीदी हैं तो वो आपको उसके ऊपर कुछ रुपए डिस्काउंट भी दे देगा। अगर आप एक बॉटल ख़रीदें, 2 ख़रीदें, 3 ख़रीदें तो डिस्काउंट नहीं देगा। 10 ख़रीदें, 20 ख़रीदें, क्रेट पूरा ख़रीद लें तो आपको उसके ऊपर डिस्काउंट देता है। इसी तरह आप किसी भी वेंडर से, किसी भी सेलर से आप बल्क में लार्ज क्वांटिटीज़ में परचेज़ करते हैं तो वो आपको जितना ज़्यादा परचेज़ करें उतना ज़्यादा डिस्काउंट देगा। लेकिन जैसे अब इसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी ये देता हूँ कि ठीक है, अब मुझे 1000 थी मेरी 1000 मेरी डिमांड थी पूरे साल की, 1000 मेरी डिमांड थी पूरे साल की जो है किसी भी कंपोनेंट की। लेकिन अब मैंने सोचा कि मुझे डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा तो 1000 के 1000 तो मैंने ख़रीद लिए, लेकिन शायद डिस्काउंट क्वांटिटी या डिस्काउंट अमाउंट जो थी वो इतनी नहीं थी जितना कि मैंने उसको ख़रीद के उसकी वजह से मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो इवेंचुअली तो होल्डिंग कॉस्ट उसकी वजह से जितनी बढ़ जाने की वजह से आई विल बी एट अ लॉस इस वजह से होगा क्योंकि मेरी डिस्काउंट उसने मुझे 10 रुपये का दिया, होल्डिंग कॉस्ट मेरी 50 रुपये बढ़ गई, तो 40 रुपये का तो डिस्काउंट मुझे नुकसान हो रहा है। सो क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल में हम क्या करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन ढूंढते हैं जहाँ पे कि आपका डिस्काउंट भी आप अवेल कर रहे हों और आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज हो रही हो। उसका मतलब है कि आपकी टोटल कॉस्ट जो है विच इज़ सेटअप कॉस्ट, होल्डिंग और प्रोडक्ट कॉस्ट, ये तीनों मिला के जो है आपकी मिनिमाइज हो रही है। तीनों मिला के आपकी सबसे कम कॉस्ट जिस पे आ रही हो उसको आप कहते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल। ट्रेड ऑफ इज बिटवीन रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कॉस्ट एंड इंक्रीज होल्डिंग कॉस्ट। और क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल में हम बात ये करते हैं कि जी रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है, आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। 10 रुपए की चीज़ है वो आपको 8 रुपए मिल जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, लेकिन आपकी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है क्योंकि आप ज़्यादा ख़रीद के आपको ज़्यादा चीज़ें अपने रखनी पड़ेंगी, ज़्यादा आपको कैपेसिटी चाहिए होल्डिंग के लिए, तो वहाँ इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन अब ट्रेड ऑफ क्या है, ट्रेड ऑफ ये है कि अगर आपको 2 रुपये का प्रोडक्ट कॉस्ट में डिस्काउंट मिल रहा है और आपकी होल्डिंग कॉस्ट अगर 1 रुपये बढ़ रही है तो इसका मतलब है आप फिर भी 1 रुपये का आप जो है फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट 2 रुपये कम हो रही है लेकिन आपकी होल्डिंग कॉस्ट 4 रुपये बढ़ रही है तो उसका मतलब 2 रुपये का नुकसान कर रहे हैं आप। सो क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट लेवल्स को और होल्डिंग कॉस्ट के लेवल्स को हम ट्रेड ऑफ करके देखते हैं कि कहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो रही है, किस लेवल पे हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम आ रही है। सो लेट्स नाउ सी द फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट हमारी होती है सेटअप कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, और हमारे पास सेटअप कॉस्ट का फॉर्मूला है D/Q इंटू S, और होल्डिंग कॉस्ट है Q/2 इंटू H, और प्रोडक्ट कॉस्ट इज PD, प्रोडक्ट इंटू डिमांड।
ये जो हमारे पास टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है ये हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ड्राइव की थी, वहीं से उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करें। अ टिपिकल क्वांटिटी डिस्काउंट शेड्यूल, इस तरह का एक टिपिकल एक डिस्काउंट शेड्यूल होता है। डिस्काउंट नंबर्स दिए हुए, डिस्काउंट टू क्वांटिटी दी हुई कि जी अगर आप 0 to 999 यूनिट्स खरीदेंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है, नो डिस्काउंट। और प्राइस है 5 रुपीज़, प्राइस 5 रुपीज़ है। किसी भी एक आप देख रहे हैं कि एक लेट्स सपोज अगर हम पेन देखते हैं, बॉल पेन्स खरीदने हैं तो बॉल पेन की प्राइस 5 रुपये, 5 रुपये का एक बॉल पेन है, ठीक है, 5 रुपये का एक बॉल पेन है। और 999 तक अगर आप बॉल पेन्स खरीदें तो कोई इस पर डिस्काउंट नहीं। और अगर 1000 से हम 1999 तक ख़रीदें तो 4% डिस्काउंट है, जिसका मतलब है 4 रुपये 80 पैसे, 4.80 का एक बॉल पेन पड़ेगा आपको। और अगर आप 2000 से 2000 से ज़्यादा बॉल पेन ख़रीदते हैं तो 5% डिस्काउंट है और आपको 4.75 रुपीज़ पर बॉल पेन डिस्काउंट मिलेगा। Steps in analyzing a quantity discount. For each discount, calculate economic order quantity या order quantity. Q स्टार हमारा था, हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी Q स्टार निकाला था। Q स्टार को हमने कहा था कि ऑप्टिमम क्वांटिटी लेवल, प्रोडक्शन हमने क्वांटिटी मॉडल के अंदर भी हमने देखा था कि उसकी ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल क्वांटिटी क्या थी। इसी तरह क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल में भी हम ऑप्टिमम क्वांटिटी लेवल फाइंड कर लेंगे हर डिस्काउंट के लिए। कैसे, अगर हम इसके अंदर इसी एग्जांपल को देखें तो पहला लेवल क्या था जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, उस पर भी हमने क्यू फाइंड किया कि कितने यूनिट्स हमें ऑर्डर करने चाहिए। फिर हमने विद डिस्काउंट 4% डिस्काउंट पे 5% डिस्काउंट, तीनों लेवल्स के लिए अलग अलग हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे। If Q star for a discount doesn't qualify, choose the smallest possible order size to get the discount. अगर हमें Q स्टार फॉर डिस्काउंट डजंट क्वालिफाई, इसका मतलब है कि हम अगर एक लेवल को हम लेट्स सपोज हम परचेज़ करना चाहते हैं 900 यूनिट्स, लेकिन जो डिस्काउंट अवेलेबल है वो 1000 यूनिट्स पे, तो मिनिमम हमें डिस्काउंट को अवेल करने के लिए कितने यूनिट 1000 ऑर्डर करने पड़ेंगे। लेस देन 1000 हम डिस्काउंट नहीं अवेल कर सकते, तो हम 900 की जगह 1000 पे हम क्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कंप्यूट द टोटल कॉस्ट फॉर ईच क्यू स्टार और एडजस्टेड वैल्यू फ्रॉम स्टेप 2, सिलेक्ट द क्यू स्टार दैट गिव्स द लोएस्ट टोटल कॉस्ट। और हमने वो वाला हमने इकोनॉमिक ऑर्डर या वो वाली हमने ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमने ऑर्डर करनी है जिसके ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट से जो है सबसे कम आ रही हो। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला जो है क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल का वो है 2 इंटू डिमांड इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय I इंटू P। P इज़ द प्राइस। सो अब हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम देखें, इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम देखते हैं तो हमें सेटअप कॉस्ट हमारी 49 थी, $49 थी। सेटअप कॉस्ट $49 है। एनुअल डिमांड हमारी 5000 है। हमने जो अभी पीछे ये देखा था, ये वाली इस स्लाइड को ज़रा दोबारा से देखिएगा, ये वाली कि इसके अंदर हमने देखा था कि प्राइस हमारे पास P दी हुई है, ठीक है जी, डिस्काउंट अमाउंट दी हुई है और उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है। तो अब हमारी एनुअल डिमांड जो है वो 5000 यूनिट्स है। इसमें एनुअल डिमांड 5000 यूनिट्स है, 5000 कार्स हमें चाहिए और हमारी सेटअप कॉस्ट $49 है और हमारी प्राइस जो है वो विदाउट डिस्काउंट 5 है, विद डिस्काउंट हमारे पास 4.8 है और 4.75 है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 700 कार्स पर ऑर्डर है, 714 कार्स पर ऑर्डर है, 718 कार्स पर ऑर्डर है। अब अगर हम इसको कहें कि हमारी 1000 पे हम एडजस्ट करें और 2000 पे एडजस्ट करें तो फिर कैसे होगा?
1000 पे अब हमने कहते हैं कि जी 714 कार्स हम ऑर्डर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ डिस्काउंट। तो लेकिन 7 डिस्काउंट जो वो 999 से कम पे तो डिस्काउंट ही अवेलेबल नहीं। फिर हम उसको एडजस्ट करेंगे, उसको विल ब्रिंग इट टू 1000 या वी विल ब्रिंग इट टू 2000। Let's look at this table now. यूनिट प्राइस हमारे पास क्या थी 5। ऑर्डर क्वांटिटी हमने देखा कि 700 अगर हम करें 700 ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर हमारी एनुअल प्रोडक्ट कॉस्ट 25,000 है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 350 है और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 350 है। तो अगर हम अगर इसको हम 700 यूनिट्स थे, 700 की जाए हम अगर हमने डिस्काउंट 700 पे देयर वाज नो डिस्काउंट अवेलेबल। 700 पे डिस्काउंट क्योंकि हमने देखा था कि 999 के बाद डिस्काउंट अवेलेबल है। तो 999 के बाद फिर हमने क्या किया, उसको एडजस्ट किया ऑर्डर क्वांटिटी को। हमने इसमें देखे ना यहाँ पे कार्स थी, हमने 714 या 718 कार्स या 700 कार्स। तो हमने कहा जी क्या कर तो कोई डिस्काउंट अवेल ना करें, कोई डिस्काउंट अवेल ना करे तो 700 कार्स हमें ऑर्डर करनी पड़ेंगी। 700 कार्स हमें ऑर्डर करनी पड़ेंगी। अगर हम डिस्काउंट अवेल करना है तो फिर 1000 करनी पड़ेंगी और अगर हमने उससे ज़्यादा डिस्काउंट अवेल करना है तो 2000 करनी पड़ेंगी। तो हमने पहले क्या किया 700 पे कैलकुलेट किया, 700 पे हमने प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की, फिर 1000 प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की, फिर 2000 पे प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की। तो हमारे पास और हमने कहा कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, एनुअल प्रोडक्ट कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग या एनुअल सेटअप कॉस्ट भी उसे कहते हैं आप। तो होल्डिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट, तो ये सारी हमारी कॉस्ट मिला के हमारा टोटल क्या बन जाता है 25,700 बन जाता है विदाउट डिस्काउंट, 24,725 विद डिस्काउंट ऑफ कितना 4% और 5% डिस्काउंट के साथ हमारा बन जाता है 24,822। तो इन तीनों टोटल कॉस्ट में से सबसे मिनिमम टोटल कॉस्ट कौन सी है 1000 यूनिट्स के ऊपर। 1000 यूनिट पे हमारी सबसे मिनिमम टोटल कॉस्ट है विच इज 24,725। चूज द प्राइस एंड क्वांटिटी दैट गिव्स द लोएस्ट टोटल कॉस्ट बाय 1000 यूनिट्स एट 4.80 पर यूनिट। सो हमने प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में क्या किया था कि हमने एक लेवल फाइंड किया था, अपने फाइंड किया था कि जिसके ऊपर हम जितना प्रोड्यूस करें उतना सेल हो जाए साइमल्टेनियसली। क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल के अंदर कि हम टोटल कॉस्ट सबसे किस सिनेरियो में कम आ सकती है, विद डिस्काउंट, विदाउट डिस्काउंट। विद डिस्काउंट में कितनी परसेंटेज, पहले हमने देखा 4% डिस्काउंट के ऊपर हमारी कितनी आ रही है, 5% डिस्काउंट पे हमारी कितनी आ रही है। क्योंकि हमारी आप इस एग्जांपल में अगर देखें, इस एग्जांपल पे गौर से देखें तो आप देखेंगे कि हमारी जो है होल्डिंग कॉस्ट है वो हमारा डिस्काउंट रेट जब बढ़ जाता है, हमारा 2000 यूनिट्स के ऊपर डिस्काउंट रेट हमारा 5% हो जाता है, लेकिन हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा बढ़ गई। हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 950 हो जाती है जो उससे पहले 480 थी, डबल हो गई। तो इसलिए हमने बेसिकली एक क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल में क्या करना होता है कि ट्रेड ऑफ करना होता है किसको, आपने डिस्काउंट को, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को, होल्डिंग कॉस्ट को और क्वांटिटी को। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है, एनुअल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट। तो इसमें हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी कम हो जाए, प्रोडक्ट कॉस्ट डिस्काउंट की वजह से कम हो रही है, लेकिन हमारी होल्डिंग कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ रही है, होल्डिंग कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपने देखना है वो सिनेरियो आपने चूज़ करना है जिसमें आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो रही हो लेकिन होल्डिंग कॉस्ट भी उसके मुकाबले में उतनी ही ज़्यादा ना बढ़े और हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो उस सिनेरियो में सबसे कम आनी चाहिए। सो दैट इज़ योर क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1000 हम यूनिट्स बाय करेंगे, इट विल बी एन एफिशिएंट ऑर्डर क्वांटिटी लेवल। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स एंड सेफ्टी स्टॉक। हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू कैसे सेफ्टी स्टॉक को डिटरमिन करते हैं। यूज्ड व्हेन डिमांड इज नॉट कांस्टेंट और सर्टेन,
जब हमारी डिमांड कांस्टेंट ना हो, हमें पता नहीं, अब जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल्स में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर, हमने क्वांटिटी डिस्काउंट के अंदर, हमने जो प्रोडक्शन उसमें मॉडल के अंदर हमने देखा था कि हमें ऑलरेडी पता था कांस्टेंट हमारे पास थी डिमांड कि हमारे इस साल की डिमांड 1000 यूनिट है, इस साल की डिमांड 1500 यूनिट है, इस साल की डिमांड हमारे में 2000 यूनिट है। लेकिन जब अनसर्टेन है, जब हमें पता नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, यूज सेफ्टी स्टॉक टू अचीव अ डिजायर्ड सर्विस लेवल एंड अवॉइड स्टॉक आउट्स। स्टॉक आउट कॉस्ट भी होती है। स्टॉक आउट का मतलब होता है कि हमारे पास इन्वेंट्री ख़त्म हो गई। मेरी कार असेंबली लाइन है, मेरी प्रोडक्शन फैसिलिटी जिसमें मैं गाड़ियाँ असेंबल करता हूँ, तो असेंबली लाइन पे अब गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो रही हैं और मेरे पास डैशबोर्ड ख़त्म हो जाते हैं, स्टॉक आउट हो जाते हैं, तो मेरी तो असेंबली लाइन रुक जाएगी। इसलिए रुक जाएगी, मेरी प्रोडक्शन सारी रुक जाएगी, क्योंकि मेरे पास डैशबोर्ड जब आएंगे पहुँचेंगे तो मैं गाड़ियाँ फिनिश करूँगा ना, असेंबल कर सकूँगा। इंजन्स ख़त्म हो गए, तो स्टॉक आउट की बहुत ह्यूज कॉस्ट होती है। तो अब हमें अगर जब सर्टेन डिमांड पता नहीं है, हमें जब एक या तो हमें पता हो इस साल को हमने 1000 गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करनी है, तो हमें 1000 डैशबोर्ड हमें पता है हमने साल में 2 दफ़ा मंगवाने, 3 दफ़ा मंगवाने, कब मंगवाने। अब जब हमें पता ही नहीं है हमारी कि इस साल की हमारी क्या होगी कांस्टेंट, हमें पता ही नहीं है, डिमांड नहीं पता कितनी होगी इस साल। 1000 प्रोड्यूस करनी है, 1500, 200 गाड़ियाँ, 100 गाड़ियाँ, 50 गाड़ियाँ, तो तब क्या करते हैं हम, एक तो ऑर्डर करते हैं, उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लेते हैं थोड़ा सा सेफ्टी स्टॉक के लिए, कि जस्ट इन केस अगर डिमांड बढ़ जाए तो उसको सेफ्टी स्टॉक के थ्रू आप उस डिमांड को मीट कर सकें। और सेफ्टी स्टॉक का फ़ायदा ये भी होता है कि आपको लीड टाइम जो होता है, जो आपने ऑर्डर प्लेस करने में और ऑर्डर रिसीव करने का जो टाइम होता है उसे लीड टाइम कहते हैं। लीड टाइम को भी कवर करता है फिर, जितनी देर में आपने ऑर्डर किया और आपके पास चीज़ आई। Now reorder point, ROP is equals to daily demand into L into SS. Annual stock outs cost is equals to the sum of the units short. Annual stock out cost क्या होती है? Sum of unit, जितने unit short हुए, probability into the stock out cost per unit, stock out cost per unit into the number of orders per year, into the number of orders per year। इस फॉर्मूले के थ्रू आप annual stock out cost कैलकुलेट कर सकते हैं। सेफ्टी स्टॉक की हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। रीऑर्डर पॉइंट हमने क्या था, 50 यूनिट्स के, हर 50 यूनिट्स के बाद हम रीऑर्डर करते हैं। ऑर्डर्स पर ईयर 6 हैं। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है, 40 पर फ्रेम है। कैरिंग कॉस्ट क्या है, $5 पर फ्रेम पर ईयर। नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर हम 30 यूनिट्स हम ऑर्डर करें तो प्रोबेबिलिटी 0.2% है, 0.2% है। 40 यूनिट्स पे 0.2 है, 50 यूनिट्स पे 0.3 है, 60 पे 0.2 है, 70 पे 0.1 है। ये इसका मतलब है कि हम जो है जितने ज़्यादा यूनिट्स हम ऑर्डर करते जाएं उतनी हमारी प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है स्टॉक आउट की। अब सेफ्टी स्टॉक क्या है हमारा, 20 सेफ। अगर हम कहते हैं कि जी हमने जो पिछले साल हम जो कहते हैं कि जी ये जो यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स 30 हैं, 30 यूनिट्स हमने रीऑर्डर करने हैं, उसके ऊपर हमने प्लस 20 भी हमने सेफ्टी स्टॉक भी रीऑर्डर करना है। तो अब अगर हम कहते हैं सेफ्टी स्टॉक हमारा 20 है, तो एडिशनल हमारी होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि देखें आपको चाहिए 30 यूनिट्स हैं, 30 यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट है। अगर आप 20 यूनिट और अपने पास एडिशनल रख लेंगे तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो 20 यूनिट अगर आप और रखें तो आपकी एडिशनल कॉस्ट 100 है। स्टॉक आउट कॉस्ट 0 है। स्टॉक आउट कॉस्ट इसलिए 0 है क्योंकि आपके पास सेफ्टी स्टॉक मौजूद है। सेफ्टी स्टॉक की वजह से टोटल कॉस्ट आपकी 100 होगी। अब अगर आपके पास सेफ्टी स्टॉक 10 का है तो और आपकी एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट क्या है, 50 है। एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट 50 है, तो और आपका स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है। स्टॉक आउट कॉस्ट का ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा था। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट के सम ऑफ द यूनिट शॉर्ट, कितने यूनिट शॉर्ट हुए। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 10। प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितने। अब इस एग्जांपल में देखिए, हमारे इस एग्जांपल में जो सेफ्टी स्टॉक 10 है, एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट उसकी 50 है, तो हमारे 10 हमारे वो थे जो यूनिट शॉर्ट थे, और 0.1 हमारा प्रोबेबिलिटी है उसकी, और 40 हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट है, और 6 हमारे ऑर्डर्स पर ईयर हैं। तो इट कम्स टू स्टॉक आउट कॉस्ट कम्स टू 240। हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट 240 होगी। अगर हम सेफ्टी स्टॉक 0 रखें
सेफ्टी स्टॉक 0 रखें तो हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी हो जाएगी 10 प्लस 20। ये तो हमारे पास 10 यूनिट्स, हमने दो सिचुएशंस देखी ना कि अगर हम 10 यूनिट्स पे रखें और 20 यूनिट्स पे रखें तो हमारी एंड स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी हो, दोनों को ऐड करें तो हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट 960 आ गई। 960 आ गई, उसका मतलब है कि अब हमारी टोटल कॉस्ट देखें, पहली सिचुएशन में हमारी टोटल कॉस्ट 100 थी, दूसरी सिचुएशन में टोटल कॉस्ट 290 थी, तीसरी सिचुएशन में टोटल कॉस्ट 960 थी। A safety stock of 20 frames gives the lowest total cost। हम क्या कर रहे हैं, हमने पिछले भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे थे, हम प्रोडक्शन ऑपरेशंस मॉडल में भी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे थे, हम क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल में भी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे थे। अब हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के अंदर भी प्रोबेबिलिटी के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी टोटल कॉस्ट अगर हम सेफ्टी स्टॉक 20 का रखें तो हमारी टोटल कॉस्ट 100 है, सेफ्टी स्टॉक हम 10 का रखें तो हमारी टोटल कॉस्ट 290 है, और अगर हम सेफ्टी स्टॉक रखें 0 का, सेफ्टी स्टॉक ना रखें तो हमारी जो है टोटल कॉस्ट है वो 960 की है। ये हम एक इसका हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी एक ये ग्राफ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्टॉक आउट 95% ऑफ द टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्टॉक आउट, रिस्क ऑफ अ स्टॉक आउट क्या 5% ऑफ द, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके नीचे 95% ऑफ द एरिया जो है उसका मतलब है कि 95 देयर इज नो स्टॉक आउट, और 5% जो है वो रिस्क है स्टॉक आउट का। तो अगर हमारी मेन डिमांड 350 हो, सेफ्टी स्टॉक 0 to Z है, ये जहाँ पे रीऑर्डर पॉइंट है इसको हम Z भी कहते हैं, Z स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, क्वांटिटी नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस यहाँ पे इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे इस मॉडल के थ्रू हम प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड कैलकुलेट करेंगे। यूज प्रिस्क्राइब सर्विस लेवल टू सेट सेफ्टी स्टॉक व्हेन द कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। जब हमारे पास अभी तो हमने कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट्स देखें, इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेफ्टी स्टॉक की एग्जांपल ली, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट हम कैलकुलेट कर सकते थे। जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट का डाटा गिवन नहीं है तो फिर हम थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू, पहले हमने देखा कि रीऑर्डर पॉइंट क्या था 50 था, प्लस हमने 20 सेफ्टी स्टॉक का। अब अगर हमारे पास रीऑर्डर पॉइंट के लिए हमारे पास सेफ्टी स्टॉक नहीं है, सेफ्टी स्टॉक का हमारे पास नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस Z स्टैंडर्ड डेविएशन DLT, वेयर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम। ठीक है जी, अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एवरेज डिमांड हमारी है 350 किट्स चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम कितना 10 किट्स हैं, 5% क्या स्टॉक आउट पॉलिसी है, सर्विस लेवल 95%, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब होता है कि वी हैव दिस कॉन्फिडेंस के 95% ऑफ द टाइम देयर विल बी नो स्टॉक आउट। तो अगर हम जो और 95% के ऊपर Z की वैल्यू जो है वो 1.65 आती है। Z टेबल्स होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, आप Z टेबल देख सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर भी ख़रीद भी सकते हैं, आपको Z टेबल्स मिल जाते हैं। Z टेबल की अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, यह आप उसके ऊपर देख सकते हैं 0.05 के ऊपर Z की वैल्यू देखें तो 1.65 आती है। तो सेफ्टी स्टॉक हमने, हमारे पास सेफ्टी स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू Z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। Z क्या है आपके पास 1.65 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ऑलरेडी गिवन है 10 है, तो इट इज 16.5 किट्स। इसका मतलब है 16.5 किट्स जो हैं वो हमारे पास सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए रीऑर्डर पॉइंट के में ऐड। एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी थी 350 थी, प्लस 16.5 हमारे पास किट्स क्या हैं सेफ्टी स्टॉक, तो हमारी टोटल जो रीऑर्डर पॉइंट है वो 367 किट्स आएगी। अभी हमने इससे पहले क्या देखा था कि जब हमारे पास स्टॉक आउट लेवल हम कैलकुलेट कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने कहा कि जी उसमें हमने देखा कि हमारी मिनिमाइज किस में होती है, और फिर हमने कहा कि हमें 20 का सेफ्टी स्टॉक चाहिए, ये कितना आपके एनुअल डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक, एनुअल डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू योर रीऑर्डर पॉइंट। अब हमारे पास जब
कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट का, तो आप थ्रू प्रोबेबिलिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एनुअल डिमांड जो होती है वो हमारी म्यू उसे कहते हैं, हम उसे मीन भी कहते हैं, विच इज़ 350, और आपने सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला है z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, z की वैल्यू 1.65 थ्रू द z टेबल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक का टेबल है z टेबल, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.05 लेवल के ऊपर एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो आपके पास 16.5 आ गई। अब 16.5 प्लस 350 किट्स, तो इट कम्स टू 367 किट्स। So this is how you calculate the reorder point. थोड़ा सा मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन्वेंट्री आपने कब ऑर्डर करनी है, कितनी ऑर्डर करनी है, कैसे हम इसको किस मॉडल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको बताता है कि टोटल कॉस्ट किस ऑर्डर लेवल पे मिनिमाइज होगी और आपने साल में कितने ऑर्डर्स पे प्लेस करने। प्रोडक्शन ऑपरेशंस मॉडल में क्या करते हैं कि आप साल की कितनी डिमांड है उतने आप, जितनी डिमांड हो उतने आप उसे ऑर्डर कर लेते हैं, जहाँ जिस पे आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो रही हो। क्वांटिटी डिस्काउंट पे अगेन टोटल आपकी कॉस्ट जिस लेवल पे मिनिमाइज हो रही हो और आपको उसके पे होल्डिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो रही हो और आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट भी मिनिमाइज हो रही हो, होल्डिंग कॉस्ट भी जो मैक्सिमाइज से उस रेशो से कम से मैक्सिमाइज हो रही है जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट कम हो, तो वो आपका क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल था। लेकिन पहले 3 मॉडल्स के अंदर हमें डिमांड सर्टेन डिमांड पता थी। अब जब हमें डिमांड नहीं सर्टेन पता तो हम क्या करते हैं, फिर सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं। सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं ताकि जस्ट इन केस डिमांड बढ़ जाए तो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में हो, हम उसको यूज़ कर सकें। लेकिन जितना ज़्यादा हम स्टॉक हम होल्ड करते जाएंगे उतनी हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है, तो उसकी वजह से फिर हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स यूज़ करते हैं। पहले मॉडल में हमने देखा कि जब हम कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक हम कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट से आप सेफ्टी स्टॉक निकाल लेते हैं, तो रीऑर्डर पॉइंट में आप सेफ्टी स्टॉक ऐड करके आप ऑर्डर करते हैं। तो अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट ना, आपके पास डाटा ना गिवन हो, तो फिर आप क्या करते हैं, थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। रीऑर्डर पॉइंट सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं, रीऑर्डर पॉइंट में ऐड करते हैं तो आपके पास न्यू रीऑर्डर पॉइंट आ जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू अदर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, व्हेन डेटा ऑन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज नॉट अवेलेबल, देयर आर अदर मॉडल्स अवेलेबल। When demand is variable and lead time is constant, when lead time is variable and demand is constant, when both demand and lead time are variable. फिर क्या करते हैं जी, demand is variable and lead time is constant. Demand is variable, demand है हमारी, डिमांड बढ़ रही है, कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन लीड टाइम कांस्टेंट है। लीड टाइम का मतलब है कि आपने आज ऑर्डर प्लेस किया तो 5 दिन में डिलीवर होगा। फिर आप रीऑर्डर पॉइंट कैसे निकालते हैं, एवरेज डेली डिमांड इंटू लीड टाइम इंटू डेज प्लस z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। वे स्टैंडर्ड डेविएशन डिमांड पर डे हमारे पास क्या आ जाती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू अंडर रूट लीड टाइम। इसकी हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, एवरेज डेली डिमांड हमारे पास कितनी 15 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, लीड टाइम इज कांस्टेंट है 2 days, 90% सर्विस लेवल डिजायर्ड है। 90% सर्विस लेवल का मतलब है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जिसका मतलब है कि हमारी जो 0.10 हमारा आ जाता है। तो हमारे पास जी टेबल में 90% की वैल्यू 1.28 है। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर रीऑर्डर पॉइंट के फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो 15 यूनिट्स इंटू 2 days, 2 लीड टाइम है हमारा, 15 यूनिट्स हमारी है एवरेज डेली डिमांड है, प्लस जी की वैल्यू 1.25 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 और अंडर रूट 2 लीड टाइम हमने देखा था, लीड टाइम अंडर रूट 2, तो इट कम्स टू 39। सेफ्टी स्टॉक इज अबाउट 9 iPods, 30 प्लस 9, उसका मतलब है कि 9 हमारा सेफ्टी स्टॉक है। रीऑर्डर पॉइंट हमारा जो है वो 39 है। लीड टाइम इज वेरिएबल एंड डिमांड इज कांस्टेंट। अब क्या है, पहले डिमांड जो थी हमारी वेरिएबल थी और लीड टाइम कांस्टेंट था। अब लीड टाइम इज वेरिएबल और डिमांड कांस्टेंट हो, फिर क्या फॉर्मूला यूज होगा, रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल डेली डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम इन डेज, z इज इक्वल टू इंटू डेली डिमांड इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, वे स्टैंडर्ड डेविएशन और लीड टाइम इन डेज।
अब इसके अंदर सेम अगर हम फार्मूला इस फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, डेली डिमांड 10 यूनिट्स है और एवरेज लीड टाइम 6 डेज़ है, और हमारे पास जी की वैल्यू है आ जाती है जी टेबल से 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर 2.055 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी कितनी थी 3, और हमारे पास 10 यूनिट्स थे, हमारी डेली डिमांड कांस्टेंट डिमांड थी, तो इट विल कम टू 121. अब रीऑर्डर पॉइंट इज़ 122 कैमराज, रीऑर्डर पॉइंट इज़ 122 कैमराज, और इसके अंदर 60 हमारी एक्चुअली डिमांड है और 61 जो है वो हमारी सेफ्टी स्टॉक है. बोथ डिमांड एंड लीड टाइम आर वेरिएबल. अब सिचुएशन क्या है, बोथ डिमांड और लीड टाइम जब दोनों वेरिएबल हों फिर क्या होगा, एवरेज डेली डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम प्लस जी स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन और डिमांड पर डे, स्टैंडर्ड डेविएशन और लीड टाइम इन डेज, स्टैंडर्ड एवरेज लीड टाइम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस एवरेज डेली डिमांड स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर. अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2-3 तरह की आ गई, एक स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई डिमांड की, एक हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है लीड टाइम की, एक डिमांड की है एक लीड टाइम की है, और हमारे पास जो अब क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन DLT हमने कैलकुलेट करना है. तो उसका कुछ फॉर्मूला इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे कि एवरेज डेली डिमांड हमें दी हुई है 150, स्टैंडर्ड डेविएशन है 16, स्टैंडर्ड डेविएशन डेज जो हमारे पास डिमांड की 16 है, एवरेज लीड टाइम 5 डेज़ है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे लीड टाइम की स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डे, 95% सर्विस लेवल डिजायर्ड का मतलब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जी टेबल के अंदर 95% के ऊपर वैल्यू 1.65 आती है. तो 150 पैक्स इंटू 5 डेज प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन DLT. अब DLT का हमने फार्मूला पिछले स्लाइड पे देखा था, 1.65 5 डेज इंटू 16 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1004 पैक्स आ जाती है. 750 हमारा जो है क्वांटिटी है प्लस हमारा जो है सेफ्टी स्टॉक है वो 154 मल्टीप्लाइड बाय 1.65 है, तो 1004 पैक्स हमारे पास वैल्यू आ जाती है जब हमारे पास डिमांड भी वेरिएबल हो और हमारी लीड टाइम भी वेरिएबल हो. सो हम यहाँ पे लेट्स गो इनटू दिस लाइन. और जब हमारे पास अब हमने इससे पहले क्या किया था, हमने इससे पहले देखा था सेफ्टी स्टॉक प्रोबेबिलिटी के थ्रू, अब हमने उसी को आगे कंटिन्यू किया. अब हमने और उसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास कांस्टेंट थी, ठीक है, हमारे पास डिमांड हमें कांस्टेंट नहीं थी. हमने पिछले जो 3 मॉडल्स है उसमें कांस्टेंट थी, तो हमने पिछले में कहा था कि हमारे पास सेफ्टी स्टॉक हम डिटरमिन कर लेते हैं. अब इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हमारी डिमांड भी वेरिएबल है और लीड टाइम जब कांस्टेंट है या लीड टाइम वेरिएबल है, डिमांड कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल हैं, तो फिर देयर आर 3 सिचुएशन 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज जो कि आपने याद करने समझने इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रीऑर्डर पॉइंट. Now coming to fixed period systems, this is the last topic of this session, last topic of the inventory management chapter. Orders placed at the time of a fixed period, inventory counted only at the end of the period. Order bring inventory up to target level. Only relevant costs are ordering and holding. Lead times are known and constant. Items are independent from one another. ऑर्डर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ फिक्स पीरियड, हर एक फिक्स पीरियड हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला ऑर्डर प्लेस करते हैं. इन्वेंट्री काउंटेड एट ओनली एट द एंड ऑफ द पीरियड. अब पहले पीरियड के हमने जैसे 1 जनवरी को हमने ऑर्डर किया कि ऑर्डर कर दिया, हमारा फिक्स पीरियड है 3 मंथ्स का, हमने कहा कि जी 1 जनवरी को हमने ऑर्डर किए 1000 यूनिट्स की. अब हमने जाके 31 मार्च को हमने काउंट किया कितने यूनिट्स रह गए और 1 अप्रैल को हम अगला ऑर्डर प्लेस करेंगे. फिर 3 jackets are back ordered. It's time to place an order. No jackets are in stock. Target value कितनी 50 है. Order amount is equals to target minus on hand inventory minus earlier orders not yet received plus back orders. This is the formula to calculate order amount. ठीक है, तो हमारे पास टारगेट कितना है 50, टारगेट वैल्यू 50 है. ऑन हैंड इन्वेंट्री हमारे पास कोई नहीं है, अर्लियर स्टॉक्स हमारे पास कोई नहीं है, बैक ऑर्डर्स हमारे पास 3 हैं, तो 53 जैकेट्स. इसका मतलब है कि हम 53 जैकेट्स अब हम नेक्स्ट ऑर्डर जो प्लेस करेंगे 53 जैकेट्स करेंगे.
इन्वेंट्री इज ओनली काउंटेड एट ईच रिव्यू पीरियड, हर रिव्यू पीरियड के एंड पे काउंट करते हैं. मे बी स्केड्यूल्ड एट कन्वीनियंट टाइम, हो सकता है एंड पे, मिड में या कन्वीनियंट टाइम से भी उसका स्केड्यूल कर सकते हैं. अप्रोप्रिएट इन रूटीन सिचुएशंस. मे रिजल्ट इन स्टॉक आउट्स बिटवीन पीरियड्स, और इसमें स्टॉक आउट्स भी हो सकते हैं क्योंकि हमने फिक्स पीरियड के बाद करने हैं, आपने ऑर्डर करना है तो अगर उससे पहले आपकी इन्वेंट्री ख़त्म होगी तो आप स्टॉक आउट हो जाएगा, बैठे रहेंगे. मे रिक्वायर्स इंक्रीज सेफ्टी स्टॉक, और इसके अंदर आपको इंक्रीज सेफ्टी स्टॉक की भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि फिक्स पीरियड के बाद ऑर्डर करना है. बाकी सारे मॉडल्स में तो जब आपने देखा कि आपको ऑर्डर करना चाहिए आपने ऑर्डर कर दिया, लेकिन इसमें आप फिक्स पीरियड के बाद ही ऑर्डर करेंगे, उससे पहले ऑर्डर नहीं कर सकते. Let's summarize this session. We talked about inventory models for independent demand, जिसमें economic order quantity, production order quantity और quantity discount models हैं, और तीनों की हमने derivations देखी, तीनों के हमने examples देखी, calculations देखी. अब और हमने तीनों के अंदर ये चीज़ डिस्कस की कि हम total cost को minimize करते हैं किसी तरह. Total cost जिस situation में minimum होगी हम उतनी ही quantity हम order करते हैं. Then coming on to the probabilistic models and safety stock, इसके अंदर हमने probability के models देखे कि हम through probability कैसे हम reorder point calculate करते हैं. तो हमने पहली situation देखी जिसमें हमने कहा कि cost of stock outs हम calculate कर लेते हैं, उससे हम अपने safety stock determine करते हैं. दूसरी situation हमने देखा कि हम safety stock हम थोड़ी Z distribution या जो है Z डिस्ट्रीब्यूशन से, या आपकी जो ये है थीटा, इससे आप कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं. और तीसरा आपने फिर उसके बाद देखा कि अदर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जिसमें आपकी डिमांड वेरिएबल है, लीड टाइम कांस्टेंट है, लीड टाइम वेरिएबल है, डिमांड कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं. फिर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे यूज़ करेंगे, और आप सेफ्टी स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा. फिर फिक्स पीरियड सिस्टम्स में आपने देखा कि फिक्स पीरियड सिस्टम्स में भी आपने रीऑर्डर पॉइंट क्वांटिटी कैलकुलेट की, लेकिन क्वांटिटी पहले में तो आपकी रीऑर्डर पॉइंट्स आपने कैलकुलेट किए थे, इसमें आपने क्वांटिटी कैलकुलेट की, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है आफ्टर अ फिक्स पीरियड. So we have come to the end of today's lecture. Thank you very much.